लास्ट क्लास में क्या फिनिश किया था, प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लिया था, प्रेसिडेंट को लिख भी लिया था, एमसीक्यूज वगैरह भी कर लिए थे। प्रेसिडेंट के बाद वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, लेकिन हम लोग आज कैसे स्टार्ट करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। इमरजेंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपातकालीन प्रावधान क्या दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले ध्यान रखना इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, दैट इज गिवन इन द पार्ट 18। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में दिए हुए हैं, 352 टू 360 आर्टिकल्स के बीच में क्या दिए हुए हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी की बात करें, बोले कितने टाइप की इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी तो सिर्फ कितने टाइप की है, 3। अब आप बोलोगे आर्टिकल 352 टू 360, तो इनके बीच उनके अदर प्रोविजंस भी दिए हुए, लेकिन इमरजेंसी सिर्फ कितने टाइप की हो सकती है, 3 टाइप की हो सकती है। पहली इमरजेंसी का नाम क्या है, वी कॉल इट नेशनल इमरजेंसी। कहां दी हुई है, आर्टिकल 352 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज किसने किया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था, अपन उसको देखेंगे भी। नेशनल इमरजेंसी जैसा वर्ड की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो अगर कहीं पर आता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो उसको आप हमेशा क्या रीड करोगे, इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी। ध्यान रखोगे, अगर कोई भी क्वेश्चन में आता प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब वो इन तीनों में से कौन सी इमरजेंसी की बात करेगा, केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी की। दूसरी इमरजेंसी है जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट्स रूल। ये कहां पर दी हुई है, आर्टिकल 356 में। तो प्रेसिडेंट रूल को ही क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। और जो लास्ट इमरजेंसी है जो कहां दी हुई है, आर्टिकल 360 में, सॉरी 368 बार बार मुंह से निकल रहा है, 360 में दी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी। सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करेंगे, नेशनल इमरजेंसी के साथ। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में दिए हुए, 352। सो आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट, और उसके लिए उसमें क्या लिखा होगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर नेशनल इमरजेंसी या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी करना है अंडर आर्टिकल 352, तो उसके कुछ ना कुछ ग्राउंड्स होना चाहिए। किन ग्राउंड्स पे आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो, नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे, किन कारणों से लगाई जा सकती है। तो उसके कुछ ग्राउंड्स मेंशन है, आर्टिकल 352 में ही मेंशन है। या तो क्या हो जाए, कंट्री इज एट वॉर विद अनदर कंट्री, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी हमला हो जाए कोई, है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या तो क्या हो जाए, आर्म्ड रेबिलियन हो जाए, तब भी क्या लगाई जा सकती है, बोलो नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, ये जो आर्म्ड रेबिलियन है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने वर्ड को जोड़ा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। इसके पहले क्या था, इंटरनल रेबिलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसके पहले आर्म्ड रेबिलियन की जगह एक वर्ड यूज होता था, दैट इज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्होंने किन ग्राउंड्स पे लगाई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे लगाई थी। तो बाद में वो वर्ड बड़ा वेग था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, 2 आदमी झगड़ लिए, ये भी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस ही है, तो क्या उस ग्राउंड पे भी नेशनल इमरजेंसी लगा दोगे। सो बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाया और उसकी जगह क्या जोड़ दिया, आर्म्ड रेबिलियन। कि अब आप नेशनल इमरजेंसी कब लगाओगे, जब आर्म्ड रेबिलियन हो जाता है। तो आप नेशनल इमरजेंसी कब लगा सकते हो, जब वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या तो आर्म्ड रेबिलियन। अब जरूरी नहीं है ये हो जाए, अगर प्रेसिडेंट को लगेगा कि देयर इज एमिनेंट डेंजर, कि मतलब वॉर हो सकता है, तो भी वो क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी। इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ, और एमिनेंट डेंजर, कि अगर उनको लग भी रहा है कि वॉर हो जाएगा, लग भी रहा है एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाएगा, लग रहा है कि आर्म्ड रेबिलियन हो जाएगा, तो भी वो क्या लगा सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। अब जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सटर्नल इमरजेंसी। और अगर आर्म्ड रेबिलियन के कारण लगती, तो वी कॉल इट इंटरनल इमरजेंसी। आर्म्ड रेबिलियन कहां होगा, भारत के अंदर ही होगा, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल इमरजेंसी। और अगर कोई विदेशी ताकत हमला कर देती है, या उनके कारण कोई हमला हो जाता है, वॉर हो जाता है, तो फिर हम उस इमरजेंसी को क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एक्सटर्नल इमरजेंसी। ध्यान रखोगे। अब देखना, नेशनल इमरजेंसी कहां लगाई जा सकती है, बोलो। तो प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट कहीं पर भी लगा सकते हैं, या तो पूरे देश में लगा दें, या किसी पर्टिकुलर एरिया में लगा दें, या किसी पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें, बोले पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी है एक्सेप्ट मध्य प्रदेश। या प्रेसिडेंट बोल दें कि भाई, बोले वॉर किसके साथ हो रहा है, पाकिस्तान के, तो बोले सिर्फ जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, दैट बॉर्डर पाकिस्तान, सिर्फ हम वहीं पर क्या लगाने वाले हैं, नेशनल इमरजेंसी। बोले पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। सो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 ने ये पावर किसको दी है, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट के लिमिट द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो बता सकते हैं पूरे देश में लगना है, कुछ स्टेट्स में लगना है, कुछ स्टेट्स में नहीं लगना है। समझ में आ रहा है, नेशनल इमरजेंसी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, होती क्या है। अभी आगे देखते चलेंगे कि नेशनल इमरजेंसी का इंपैक्ट क्या होता है, इससे सेंटर कैसे बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब देखना, मैंने पहले भी बताया कि नेशनल इमरजेंसी जब 1975 में लगी थी ड्यूरिंग द
गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, तो उन्होंने किस ग्राउंड पे लगाई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस। और वो इंटरनल डिस्टर्बेंस अब कोई ग्राउंड बचा है क्या? नहीं, इट वाज वेरी वेग टर्म, तो उस टर्म को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। किसने? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। अगर आप वैसी इमरजेंसी लगाना है तो किसके बेसिस पे लगाना पड़ेगी? आर्म्ड रेबिलियन। जब तक हथियारों से लोग क्या नहीं कर दे, बगावत ना कर दे, जब तक आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हो। ये चीज समझ में आई? अच्छा, प्रेसिडेंट इमरजेंसी कब लगाएंगे? जैसे इंदिरा गांधी ने कब लगाई थी? 1975 में। किस ग्राउंड पे लगाई थी? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंदिरा गांधी ने अकेले नहीं लगा दी थी इमरजेंसी। अकेले ने मतलब उन्होंने अपनी कैबिनेट से भी नहीं पूछा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी नहीं पूछा, बस उनका मन किया, रात में अकेली बैठी और उन्होंने क्या इंपोज कर दी? इमरजेंसी इंपोज कर दी। प्रेसिडेंट को भी सुबह पता चला रेडियो से कि इमरजेंसी लग गई है और मैंने ऑर्डर इशू कर दिए हैं। समझ में आ रहा है? मतलब प्रेसिडेंट, समझ रहे हो क्या हुआ था? ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए कि प्राइम मिनिस्टर के पास इतने ज्यादा पावर्स ना जाए, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो सारे ऑपोजिशन वालों को जेल भेज दिया था, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया था, लोगों की जेल में हत्याएं भी शुरू हो गई थी। तो ऐसा काम दोबारा ना हो, इवन जजेस वगैरह भी अरेस्ट होना शुरू हो गए थे। तो ये चीजें दोबारा ना हो, प्राइम मिनिस्टर के पास इतने ज्यादा एब्सोल्यूट पावर ना हो। तो इसलिए क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट कब लगाएंगे इमरजेंसी? जब उनको रिटर्न परमिशन मिलेगी। किसकी? कैबिनेट की। देखो, कैबिनेट नाम का जो वर्ड है, पहली बार वो कब यूज हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पहली बार उस वर्ड को यूज किया, जिसका क्या नाम था? कैबिनेट। अच्छा, कैबिनेट होता क्या है? देखो, ज्यादातर जगह तो हम यूज करते हैं वर्ड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त करवाता है थ्रू प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऑक्यूपाई करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो प्रेसिडेंट कब करेंगे इमरजेंसी का डिक्लेरेशन? व्हेन ही गॉट द रिटर्न परमिशंस फ्रॉम द कैबिनेट। बोले प्राइम मिनिस्टर अब अकेले नहीं, बोले कम से कम 5-6 को बिठाओ, और जब वो 5-6 मिलकर आपको परमिशन दे देते हैं, वो भी कौन सी परमिशन? रिटर्न परमिशन। तब आप क्या डिक्लेयर करोगे? नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ध्यान रखोगे। ये मैंने क्या लिखा है? नेशनल इमरजेंसी क्या जुडिशियल रिव्यू में आती है? तो आंसर इज यस। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यस, प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर आपने नेशनल इमरजेंसी लगाई है तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है क्या कि ये सही लगी है या नहीं लगी है, और अगर गलत लगी है तो कोर्ट उसको इवन क्या कर सकती है? स्ट्रक डाउन भी कर सकती है। ध्यान रखोगे, क्योंकि जब 75 में लगी थी इमरजेंसी, तब इवन जजेस को भी क्या कर दिया था? जेल भेज दिया था। तो जजेस भी डर गए थे। इवन जजेस के जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस थी उसको भी इंदिरा गांधी ने बदल दिया था। बोले कौन बनेगा? हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस? तो जिसको बनना था उसको नहीं बना, उसके जूनियर को सुपरसीड कर दिया। तो ये क्या हो रहा था? समझ में आ रहा है कि इवन जुडिशरी को भी क्या करा था? एग्जीक्यूटिव्स ने अपने अंडर ले आए थे, है ना। और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे हाउ एग्जीक्यूटिव बिकम्स ऑल पावरफुल, और स्पेशली कौन से एग्जीक्यूटिव? यूनियन एग्जीक्यूटिव। अच्छा देखना, नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो उसके लिए अप्रूवल वगैरह लगेगा। अप्रूवल किसका लगेगा? सो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ। अगर आपने मान लो आज प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी कैबिनेट ने, भाई प्रेसिडेंट लगाएंगे नेशनल इमरजेंसी, कब लगाएंगे? व्हेन ही विल गेट रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। सो मान लो कैबिनेट ने रिटर्न अप्रूवल दे दिया, किसको? प्रेसिडेंट को लिखित में दे दिया कि भाई आप इमरजेंसी लगा दो। प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देंगे, उस दिन से इमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उस दिन के बाद का क्या? तो उसके बाद आगे भी कुछ वर्ड्स जोड़े गए। भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो कब आया? इंदिरा गांधी कौन सा एक्ट लेके आई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते थे, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादातर पार्ट्स को टच किया था और उनको चेंज करा था। ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए तो 44th ने सारी चीजों को रिवाइज करके वापस करेक्टिव मेजर्स लिए और सेफ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, कि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना आए। तो अब बोला कि कैबिनेट तो लिख के देगा ही देगा, लेकिन उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस को क्या करना पड़ेगा? उस नोटिस को पास करना पड़ेगा। सो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ। बोले 1 महीने के अंदर अंदर। पहले भी ये प्रोविजन था, लेकिन पहले कितना टाइम दिया हुआ था? 44th के पहले बोलते थे कि 2 महीने के अंदर अंदर हाउस को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। लेकिन 44th ने चेंज करके क्या कर दिया? बोले अब जिस दिन से कैबिनेट ने नोटिस निकलवा के इमरजेंसी लगाई, उसके 1 महीने के अंदर अंदर बोथ द हाउसेस मस्ट पास द रेजोल्यूशन, अदरवाइज इमरजेंसी क्या हो जाएगी? सीज टू एग्जिस्ट, मतलब खत्म हो जाएगी। अगर मान लो अप्रूव कर दिया हाउस ने, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि भाई किससे पास करवाओ आप? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव करने के बाद इमरजेंसी कितने समय तक रहेगी? आंसर इज 6 मंथ्स। कितने महीने तक रहेगी? 6 महीने तक रहेगी। सो इफ अप्रूव कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ।
अगर मान लो लड़ाई खत्म ही नहीं हुई, लड़ाई का किसको पता है कि 6 महीने चलेगी, 1 साल, जैसे वर्ल्ड वॉर चले, आज आपको पता है कि बोले ओके 1914 टू 1918 चला, 39 टू 45 चला, ये आपको आज पता है। लेकिन जिस दिन सोचो अगर 1939 में ब्रिटेन में चला होता, उन लोगों ने इमरजेंसी लगाई होगी, तो क्या उनको पता था 45 में वॉर खत्म हो गया, 44 में खत्म होगा? नहीं। तो बोले इमरजेंसी कब तक लगाई जा सकती है? बोले इनफाइनाइट पीरियड तक के लिए, लेकिन हर 6 महीने में आपको क्या लाना पड़ेगा? अप्रूवल पार्लियामेंट को। और अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी तो इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं रह सकती। सो इट कैन बी कंटिन्यूज फॉर 6 months आफ्टर इट इज बीइंग अप्रूव्ड, कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम विद द अप्रूवल एवरी 6 months। हर 6 महीने में आपको क्या लाना पड़ेगा? एवरी 6 months अप्रूवल लाना पड़ेगा। अब देखना, एवरी 6 months अगर अप्रूवल लाना पड़ेगा, मतलब हर 6 महीने में अगर आप कितनी भी बार इमरजेंसी को एक्सटेंड करो, लेकिन हर 6 महीने में आप क्या कर रहे हो? अप्रूवल ला रहे हो। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल। और ये प्रोविजन भी कौन लेके आया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके पहले क्या था? इंदिरा गांधी क्या हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल ला रही थी? नहीं ला रही थी। क्यों? क्योंकि पहले था कि जितना कैबिनेट चाहे उतने दिन तक चलाए। इंदिरा गांधी ने एक बार अप्रूव करा दिया 2 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद जब तक इंदिरा गांधी चाहे वो जब तक चलाए। तो उन्होंने 2.5 से 3 साल चलाई थी, तो क्या उन्होंने बार बार परमिशन ली थी? तो 44th ने बोला कि भाई हर आप 6 महीने में आप परमिशन लेना है। ऐसा नहीं कि एक बार परमिशन ले ली तो अब आप चलाए जा रहे हो इमरजेंसी। कितने कितने महीने में परमिशन लो? हर 6 महीने में लो। और ये प्रोविजन को भी किसने इंट्रोड्यूस करा था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख रहे हो आप कितना ज्यादा हमको प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ एग्जीक्यूटिव। टेरेनी मतलब कि कोई एग्जीक्यूटिव अत्याचारी ना बन जाए, उसके अगेंस्ट कितने सारे प्रोटेक्शन दे रहा है, बोल सकते हैं? मोरारजी देसाई, ऑब्वियसली इंदिरा गांधी ये सब लाएगी क्या? उन्हीं के प्रोविजन को क्रॉस करेगी क्या वो? इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, नेक्स्ट सरकार किसकी बनी? मोरारजी देसाई। अटल बिहारी वाजपेयी बिकम द फर्स्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर बने, विदेश मंत्री बने, है ना। मोरारजी देसाई मतलब ये वही जनसंघ पार्टी है जिसकी क्या है, जो आज की क्या बन गई? भारतीय जनता पार्टी। तो ये तब भी एक्टिव थी, ये आज भी एक्टिव है ना। बहुत लंबे समय से चली आ रही है, 1952 जनसंघ बन के आई थी। अगर अप्रूव हो गया तो बोले अप्रूवल कौन देगा? अप्रूवल कौन देगा? हाउस देगा। कौन सा हाउस? दोनों हाउस। कितने समय में देगा? 1 महीने में। कल अपन ने टाइप्स ऑफ वो देखी थी, क्या टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज। एक मेजोरिटी अपन ने देखी थी 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग विच शुड बी ग्रेटर देन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो बोले बस वही मेजोरिटी लगेगी यहां पर। तो बोले किस मेजोरिटी से हाउस अप्रूवल देगा? फॉर एग्जांपल इमरजेंसी का कौन से हाउस से अप्रूवल चाहिए? लोकसभा से भी चाहिए प्लस राज्यसभा। लोकसभा आया तो बोले लोकसभा में देखो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस विच शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। और फिर यही का यही प्रोसीजर दोबारा कहां अडॉप्ट करवाना? राज्यसभा में। सो इसमें स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है और ये स्पेशल मेजोरिटी अपन ने कल ही फिनिश करी थी। समझ में आ गया? तो ऐसे इमरजेंसी को लगाया जाएगा, ये लगाने का तरीका है। अब बोले लग गई, अब इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। बोले पाकिस्तान से लड़ाई हुई, पाकिस्तान को 3-4 महीने में हरा दिया, कचर दिया। उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा अपने को? इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिवोकिंग द इमरजेंसी? सो रिवोक करने के पावर 2 लोगों को दिए गए। या तो प्रेसिडेंट खुद से रिवोक कर दें। प्रेसिडेंट खुद से कैसे रिवोक करेंगे? प्राइम मिनिस्टर उनको बोल देंगे भाई अब इमरजेंसी क्या कर दो, खत्म कर दो। या तो लोकसभा उनको रिटर्न परमिशन दे दे, लिख के दे दें। कितने मेंबर दे लोकसभा के? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। लोकसभा में कितनी स्ट्रेंथ है अभी? 543। उसका 1/10 कितना होता है? 54.3, मतलब 55 मेंबर्स अगर लिख के दे देंगे तो फिर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी वापस लेना ही पड़ेगी। समझ में आया? सो प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक इफ लोकसभा 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा ये रिटर्न में दे देते हैं किसको? स्पीकर को। तो फिर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी वापस लेना पड़ेगी। और ये प्रोविजन भी किसने ऐड करा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। और रिवोक करना है, देखो लगाने के लिए तो स्पेशल मेजोरिटी लग रही थी। कौन सी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन खत्म करने के लिए कौन सी मेजोरिटी लग रही है? बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आया? खत्म करना बड़ा आसान है। बोले लगाना डिफिकल्ट था क्योंकि पावर्स लोगों के चले जाएंगे, लेकिन खत्म करना बहुत आसान है। और वो भी सिर्फ 1/10। और वो किसको राइटिंग में देंगे? स्पीकर को। और स्पीकर वो प्रेसिडेंट को बता देगा कि भाई मुझे 1/10 मेंबर्स ने लिख के दे दिया, अब आप क्या करो? इमरजेंसी को रिवोक कर दो। तो रिवोकेशन कैसे होगा? समझ में आया? इजी था। अब जब ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसका इंपैक्ट क्या होता है? तो इसके हम इंपैक्ट अलग अलग जगह देखेंगे। सबसे पहले इसका इफेक्ट देखेंगे ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, कि फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है। फिर देखेंगे इसका इफेक्ट ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। फिर देखेंगे इसका इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम इसका इफेक्ट किसके ऊपर देखते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन। इंडिया, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स।
लेकिन देखा जाए तो इंडिया इज मोर और लेस अ फेडरल कंट्री, बोल सकते हैं, वेयर स्टेट ऑल्सो हैव पावर्स, स्टेट के पास भी पावर है। और स्टेट उनके अथॉरिटी किससे डिराइव करते हैं, सेंटर से डिराइव करते हैं क्या? आंसर इज नो। स्टेट डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट्स को जो पावर मिले वो किससे मिले हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो रूल बुक से मिले हुए हैं, उसके रूल्स में लिखा हुआ है कि स्टेट्स के पास ये पावर्स हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है कि ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब इमरजेंसी लगती है तब कौन ज्यादा पावरफुल हो जाता है? सेंटर। और सेंटर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो स्टेट्स के लगभग सारे पावर्स एज्यूम कर लेता है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टेट्स लॉस देयर पावर। और अगर स्टेट की पावर चली गई तो फिर हमारी यूनियन कैसे बन गई? यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो पार्लियामेंट के लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉस को इंप्लीमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो एक होते हैं सेंटर एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। लाइक मोदी जी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। अपने ये शिवराज सिंह वाली सरकार या जो अभी कौन आ गए? मोहन यादव। इनके और इनके मंत्री क्या है? स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? तो देखना, अब जो सेंटर वाले एग्जीक्यूटिव है वो हर चीज में डायरेक्शन देना शुरू कर देंगे। किसको? स्टेट एग्जीक्यूटिव को। अब देखना, ऐसा नहीं है अब डायरेक्शन ही दे रहे हैं तो बोले उनको हटा क्यों नहीं दे रहे? उनको हटा नहीं रहे, लेकिन सेंटर हर चीज में उनको बताएगी अब आप ये करना, अब आप ये करना, और अब आप ये करना। और अगर वो नहीं किया तो आगे देखेंगे प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाएगा। मतलब जो काम अब सेंटर एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को, उनको वो चीज करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमने सस्पेंड नहीं किया है, वो हैं, वो भी लॉ बना रहा है, लेकिन उनके लॉ को कौन सुपरसीड कर रहा है? सेंटर के लॉ सुपरसीड कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो एग्जीक्यूटिव में क्या हो रहा है? सेंटर एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव पावर टू द स्टेट्स, गिव देम डायरेक्शन ऑन एनी मैटर। वो किसी भी मैटर में उनको क्या देते रहेंगे? डायरेक्शन देते रहेंगे। समझ में आ रहा है? स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करते हैं क्या? वो सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन वो किसके अंडर में आ जाता है? सेंटर के अंडर में आ जाता है। समझ में आ रहा है? दूसरे पावर्स देख लेते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। जब देखो हमारे यहां पर 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? जो उसमें सब्जेक्ट है यूनियन। स्टेट लिस्ट में कौन लॉ बनाता है? स्टेट वाले, जैसे पुलिस वगैरह, वो स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर कौन लॉ बनाएगा? स्टेट वाले। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट ऑल्सो, कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट ऑल्सो। समझ में आया? लेकिन स्टेट वाले भी उस पर लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लो सेम चीज पे सेंटर ने भी लॉ बना दिया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? सेंटर का लॉ विल प्रिवेल। समझ में आया? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी, कि अगर दोनों ने सेम चीज पे सेम सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना दिया, देन सेंटर्स लॉ विल प्रिवेल। समझ में आ रहा है? सो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, हाउएवर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड। वो लोग भी लॉ बनाएंगे, लेकिन अगर दोनों ने लॉ बना दिए, देन हुज लॉ विल प्रिवेल? इट इज द सेंटर्स लॉ दैट विल प्रिवेल। लॉज ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स, अच्छा हाँ, मान लो स्टेट लिस्ट था, फॉर एग्जांपल पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। इमरजेंसी के दौरान सेंटर ने बहुत सारे स्टेट, मस्ती में आके बहुत सारे स्टेट लिस्ट पे लॉ बना देगा, वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना देगा। अब इमरजेंसी खत्म हो गई, तो जो सेंटर ने स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाया था, अब उसका क्या होगा? तो वो चलेंगे, लेकिन सिर्फ कब तक? जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई उसके अगले 6 महीने तक। उसके बाद वो लॉस क्या हो जाएंगे? खत्म। और अगर स्टेट्स को पसंद है कि ये लॉ होना चाहिए तो स्टेट लेजिस्लेचर उनको अप्रूव कर दे, अदरवाइज वो 6 महीने के बाद क्या हो जाएंगे? खत्म। तो जो भी काम सेंटर ने किए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जो भी लॉज उसने बनाए, वो इमरजेंसी के कितने महीने बाद तक चलेंगे? सिर्फ 6 महीने तक। उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, है ना? ध्यान रखोगे? अच्छा, इवन प्रेसिडेंट, मान लो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उस समय है ही नहीं सेशन में। लोकसभा के तो हमने देखे सेशन चलते हैं, लोकसभा बोले एडजर्न हो गई है ना, या फिर क्या हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोरोग हो गई है, सेशन में नहीं है लोकसभा। तो लॉ बनाने के लिए तो बहुत लोकसभा एंड राज्यसभा आर रिक्वायर्ड। तो फिर उस बीच क्या होगा? इवन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। समझ में आ रहा? प्रेसिडेंट क्या लगा देंगे? ऑर्डिनेंस बना देंगे, और वो भी किसमें? स्टेट सब्जेक्ट्स में, है ना? इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ध्यान रखोगे? तो इस केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? यूनिटरी रेदर देन फेडरल। ज्यादातर समय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है? फेडरल स्ट्रक्चर के जैसे वर्क करता है, बिकॉज स्टेट्स हैव ऑल्सो पावर्स। States are also powerful and they derive their authority directly from the constitution, but in this case center assumes the power of states and our constitution becomes unitary in structure form। बोल सकते हैं, easy था ये। So legislative और executive power में समझ में आया? legislative मतलब parliament can make laws on state list also। अच्छा, अब क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सस्पेंड कर रहे हैं? नहीं,
वो भी अपने लॉ बना सकते हैं, बट पार्लियामेंट लॉ विल प्रिवेल। ध्यान रखोगे। फाइनेंशियल में क्या होता है, अब देखना, सेंटर स्टेट्स को बहुत सारे ग्रांट्स देता है ना, रिसोर्सेज शेयर करता है। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ना, तो फिर वो सेंटर चाहे तो क्या बोल सकता है कि अब मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि वी आर एट वॉर विद समवन। बोले लड़ाई चल रही है और तुम यहाँ लाड़ली बहना चलाओगे इस समय, समझ में आ रहा है? तो उस समय बोले लाड़ली बहना को शायद 1250 रुपए ना मिले, बढ़ के जो 3000 होने वाले। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई, रिड्यूस और कैंसिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स, है ना। और ये काम अगर प्रेसिडेंट को करना है तो खुद से कर रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं, हर चीज वो क्या कर रही है, बैकएंड में कौन करता काम? पार्लियामेंट या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। समझ में आया? नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसका इफेक्ट समझ में आया सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या है, अपन रिवाइज भी करेंगे, डोंट वरी, हैवी डोज तो नहीं हो रहा है किसी को। अब अगला रिलेशन देखें, लोकसभा और स्टेट असेंबली पे क्या होता है। देखना, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल कितने साल का था? 5 साल, उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया, 6 साल कर लिया। सो ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। जब नेशनल इमरजेंसी लगी है, जब वॉर है, तो अब क्या इलेक्शन हो पाएगा? मान लो अगर 2024 के शुरुआत में वॉर शुरू हो जाएगा, तो अपनी लोकसभा को तो मई में दोबारा गठित होना है, तो मतलब मार्च अप्रैल में क्या होने वाले हैं? अपने यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, अपने को अभी से पता है। पर अगर वॉर शुरू हो गया जनवरी में, तो क्या आप चुनाव हो पाएंगे? क्या इलेक्शन रिलीज हो पाएंगी? गवर्नमेंट को पहले वॉर में ध्यान देगी या वो चुनाव में ध्यान देगी? तो फिर इस केस में क्या करते हैं, लोकसभा का टेन्योर वो क्या कर दिया जाता है? एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन एक बार में सिर्फ कितने साल करा जाता है? एक बार करा जाता है ना। लेकिन मान लो लोकसभा चल रही थी, उसका टेन्योर कब तक था? मई 2024 तक के लिए था। अब मान लो मई 2024 आने के पहले लोकसभा ने क्या बोला, हमारा टेन्योर 1 साल बढ़ा लिया हमने। लेकिन इमरजेंसी कब खत्म हो गई? अप्रैल 2024 में खत्म हो गई। सो बोले अब लोकसभा का टेन्योर कब तक चलेगा? अब पूरे 1 साल नहीं चलेगा, वो सिर्फ कितने महीने चलेगा? जब खत्म हुई इमरजेंसी प्लस 6 मंथ, और इन 6 महीने के बीच क्या हो जाएंगे? इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और फिर जो भी नई सरकार आएगी वो अपने अगले 5 साल चलाएगी। समझ में आ गया? इमरजेंसी 1 साल के बाद भी और भी वॉर चल रही है। हाँ, तो फिर बिल्कुल देखना, आपको ये नहीं पता है कि वॉर कितने समय चलने वाला है। सो लोकसभा का टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड 1 ईयर एट अ टाइम। एक्सटेंशन मे नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी सीज टू एग्जिस्ट। बोले कितने समय बढ़ा सकते हैं? बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। समझ में आया? लेकिन इमरजेंसी होना चाहिए, और इमरजेंसी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी ऐसा होने देगी क्या? अगर इमरजेंसी की जरूरत नहीं तो जुडिशरी क्या करेगी? इमरजेंसी को खत्म कर देगी, है ना। इवन पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट असेंबली का टेन्योर को भी क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। इमरजेंसी में कौन पावरफुल होता है, सेंटर या स्टेट? सेंटर। ऐसा नहीं कि अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर बोलेंगे ठीक है अब हमारा भी 1 साल कार्यकाल बढ़ गया, नहीं, वो पावर भी किसको दे दी गई है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक्सटेंड, वो चाहे तो एक्सटेंड करे, चाहे तो वहां पे इलेक्शन होने दे। समझ में आ गया? तो पार्लियामेंट में एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो। इजी था ये। सबसे पहले हमने किस पे इफेक्ट देखा नेशनल इमरजेंसी का? सेंटर स्टेट रिलेशन पे। फिर हमने देखा लोकसभा और स्टेट असेंबली। लोकसभा का टेन्योर कितने साल के लिए बढ़ता है? एक बार में 1 साल के लिए। स्टेट असेंबली का बढ़ाया जा सकता है, हाँ, पार्लियामेंट के ऊपर है, पार्लियामेंट चाहे तो बढ़ा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहता है इसका किसके ऊपर? फंडामेंटल राइट्स। कहां दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स? कौन से पार्ट में? पार्ट 3। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 to 35। ध्यान रखोगे। अब 2 आर्टिकल, अच्छा हाँ बोलो। जब इमरजेंसी टाइम पे राज्यसभा में भी वो नहीं होंगे इलेक्शंस? राज्यसभा में इलेक्शन होते हैं क्या? राज्यसभा में तो मेंबर्स 2/3 हर साल रिटायर्ड होते रहते हैं। इलेक्ट भी तो होते हैं उसमें? इलेक्ट होते हैं क्या? इलेक्शन ही होते हैं, लेकिन वो इलेक्शन कंडक्ट हो सकते हैं। लोकसभा की बात चल रही भाई, राज्यसभा में तो हर 2-2 साल में 1/3 मेंबर जाते हैं, वो इकट्ठे कभी नहीं जाती ना कहीं। तो राज्यसभा पे दिक्कत नहीं है, मेन लोकसभा पे प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट भी कौन चलाता है? लोकसभा वाले चलाते हैं। इसलिए लोकसभा का टेन्योर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। राज्यसभा पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, उसका सब काम एज इट इज चलता रहेगा। समझ गए? अब देखते हैं जल्दी से इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी प्रोविजन में कौन से आर्टिकल दिए हुए? 352 to 360 बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा आर्टिकल 352, इट टॉक्स अबाउट प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। अब 2 आर्टिकल और दिए हुए 352 से 360 के बीच में। एक आर्टिकल है 358 और एक आर्टिकल है 359। जब भी नेशनल इमरजेंसी आती है, जिस दिन नेशनल इमरजेंसी लगी अंडर आर्टिकल 352, तो 358 आर्टिकल भी उसी दिन इंपोज हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। वो भी कैसे हो जाता है? ऑटोमेटिकली। और आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि जिस दिन नेशनल इमरजेंसी लगी उस दिन जो आपको 6 फंडामेंटल राइट मिले अंडर आर्टिकल 19, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? सस्पेंड।
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सस्पेंड। उसके लिए प्रेसिडेंट को कोई अलग से नोटिस निकालना पड़ेगा क्या, नहीं। तो जिस दिन आर्टिकल 352 लगेगा उस दिन ऑटोमेटिक एक और आर्टिकल लग जाएगा जिसका नाम क्या है, आर्टिकल 358। ध्यान में आया। लेकिन 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 ध्यान रखना है, ये जो नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स पे लग सकती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। लेकिन आर्टिकल 19 या आर्टिकल 358 को अगर आपको इंपोज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कब लग सकता है, व्हेन द इमरजेंसी इज इंपोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। जब बोले बाहरी हमला हो रहा है तभी आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 358 को ऑटोमेटिक इंपोज करवा सकते हो, अदरवाइज नो। ध्यान रखोगे। अच्छा देखना कितने देर के लिए लगेगा, बोलो, बोले कब तक लगेगा भाई, देखो 352 लगा तो बोले ये कब तक इंपोज रहेगा, कब तक आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड रहेंगे। मैंने बताया ये इसको लगाना पड़ता है क्या, जिस दिन इमरजेंसी आई उस दिन ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंप्लीमेंट। लेकिन इमरजेंसी किस ग्राउंड पे होना चाहिए, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे होना चाहिए। तो ये कब तक चलेगा, जब तक इमरजेंसी चलेगी। जिस दिन इमरजेंसी खत्म उस दिन ये आर्टिकल भी क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और आपके फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, रिज्यूम हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये था आर्टिकल 358। 358 कब लगता है, व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। सो इसको लगाना नहीं पड़ता, इट ऑटोमेटिकली इंपोज। और यह क्या करता है, आपके 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को क्या कर देता है, सस्पेंड। मतलब आप राइट टू असेंबल, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सब आप क्या कर सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते हो। हाँ, इवन एंजॉय भी नहीं कर सकते और अगर इनका वायलेशन हुआ तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो। जब बोला फंडामेंटल राइट ही नहीं बचे अब तो कोर्ट काय के लिए जाओगे, बोले कोर्ट भी नहीं जा सकते हो आप। एक तो ये वाला आर्टिकल था, एक आर्टिकल और है, दैट इज आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 देखें क्या, आर्टिकल 359 टॉक्स अबाउट अदर फंडामेंटल राइट्स। इसने सिर्फ किसकी बात करी, आर्टिकल 19 की, और उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे, 6। तो बोले बाकी फंडामेंटल राइट्स का क्या, जो बोले 14 to 35 बाकी फंडामेंटल राइट्स है उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। इमरजेंसी है, सेंटर ऑल पावरफुल हो गया है, समझ में आ रहा है। सो बोले बाकी फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा। सो 359 बोलता है कि अदर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड। बोले वो सस्पेंड नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनका जो एनफोर्समेंट है वो क्या हो जाता है, सस्पेंड। मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई सा कौन सा फंडामेंटल राइट रूल, जैसे 23 और 24 किसके बारे में बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना। बोले एक्सप्लॉइटेशन आपका कोई नहीं करेगा, वो फंडामेंटल राइट तो आपके पास है, लेकिन अगर उस राइट को कोई ने वायलेट कर दिया तो आप कहां चले जाओगे, तो बस बोले सुप्रीम कोर्ट मत जाना। अब आप समझ में आया, यू हैव द फंडामेंटल राइट बट यू कैन नॉट मूव सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इट्स वायलेशन। सो ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करता है, बट राइट टू सीक द रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये उसको क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ रिलीजियस राइट्स मिले हो 25 to 28, बोले अब आपको कोई ने बोला कि अब आप अपना रिलीजन फ्रीली प्रोफेस नहीं करोगे, तो ये क्या हुआ, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। बट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, यू हैव राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन, आप कर रहे हो। लेकिन अगर किसी ने आपको रोक दिया, स्पेशली गवर्नमेंट ने, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो क्या, नहीं। आप काम अपने जो कर रहे थे करते रहो, लेकिन आपके पास जो वो बोलते हैं ना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, अब वो आप नहीं जा सकते हो। सो अंडर आर्टिकल 32 to 26 भी क्या कर देता है, ये सस्पेंड। लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, आपके सारे फंडामेंटल राइट की रेमेडी सस्पेंड हो जाती है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। जैसे इंदिरा गांधी ने सबको जेल डाला था, तो बोले अगर आपने किसी को जेल डाला तो आदमी कोर्ट आ सकता है भाई बेल कराने, क्योंकि जजेस को डर था कि हम भी सबसे पहले तो हम ही जेल जाएंगे। तो बोले अगर आर्टिकल 20 खत्म हो गया तो बहुत गड़बड़ है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अगर राइट टू लाइफ ही ले लिया आदमी का तो फिर मतलब क्या है, कोई मार नहीं सकते हो आप किसी को जान से, इवन ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। समझ में आया। सो आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ध्यान रखोगे। बाकी फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड नहीं है, बट राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड। डिफरेंस समझ रहे हो, इसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गया है 358 में। कौन सा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और यहां पर सारे फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 और 21 का एनफोर्समेंट क्या हो गया, सस्पेंड हो गया है। समझ गए, इजी था ये सारी चीजें, इसमें किसी को डाउट है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है। इससे ये चीज समझ में आ रही है कि नेशनल इमरजेंसी या प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कितना खतरनाक वेपन है। किसके पास अवेलेबल है ये, सेंटर के पास, कैबिनेट के पास, प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। अब देखना
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक बात और बात बोली, क्या बोला उसने कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑटोमेटिक सस्पेंड होंगे। कब होंगे लेकिन वो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, है ना। और आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू सीक रेमेडी एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो उसमें आपके पास कुछ प्रोटेक्शन वगैरह है क्या, तो बोले उसमें 3 थे, याद है, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेचर, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, है ना, डबल जियोपार्डी कि आपको एक अपराध की 2 बार सजा नहीं मिलेगी, दैट इज डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की कोई मार मार के बोले अपने खिलाफ गवाही दो तो वो मान्य नहीं होगी। फिर पहला क्या था, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, ऐसा नहीं कि आज आपने कोई काम किया, अगर मान लो वो काम आज अपराध है तो ही आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपने कल कोई किसी को झापड़ मार दिया था और फॉर एग्जांपल वो चाटा मारने पे कोई सजा थी नहीं, तो सेंटर बोलेगी मैं आज लॉ ला रही हूं और अब आपने जो कल गलती करी थी उसके लिए मैं आपको जेल भेज देंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या। क्रिमिनल लेजिस्लेशन तब से मान्य होगा अगर आज लॉ ला है, तो आज के बाद अगर आप कोई किसी को चाटा मारेगा तो आप उसको जेल भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं भेज सकते हो। सो आर्टिकल 20 जिसने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा है वो टेंशन मत लो, बस आर्टिकल 20 और 21 को याद रखो, इजी था। इसके इफेक्ट्स देखने मिल गए, है ना। ये जो अपन ने इमरजेंसी करी इसका क्या नाम था, नेशनल इमरजेंसी। एक बार इसको स्पीड से रिवाइज करें फिर चले अपन किसके ऊपर आगे, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। हम लोगों ने क्या चैप्टर स्टार्ट किया, क्या नाम था उसका, बोलो, इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, पार्ट 18, आर्टिकल 352 360। नेशनल इमरजेंसी को अभी हमने कंप्लीट किया। नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो कहाँ कैसे लगा सकते हो, आर्टिकल 352 के तहत। नेशनल इमरजेंसी क्या बोलती है, किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, सबसे पहले वो बताओ। तो बोले उसके 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं, बोलो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एमिनेंट डेंजर और आर्म्ड रेबिलियन। ये जो आर्म्ड रेबिलियन है ये वर्ड कब जोड़ा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। इसके पहले क्या दिया हुआ था वर्ड, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर इमरजेंसी वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगती है सो वी कॉल इट एक्सटर्नल इमरजेंसी, और अगर इमरजेंसी आर्म्ड रेबिलियन के कारण लगती तो वी कॉल इट इंटरनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में भी क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी। और ये प्रोविजन कौन लाया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंदिरा गांधी लाई थी कि बोले मेरी मर्जी, अगर मैं चाहूं तो सिर्फ यूपी में ही लगाऊं इमरजेंसी। समझ में आया। नेशनल इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस इन 1975। अब ये वर्ड बचा क्या, इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना, नहीं बचा। उस वर्ड को किससे रिप्लेस कर दिया, आर्म्ड रेबिलियन। अच्छा, पहले जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खुद से लगा सकते थे इमरजेंसी, बोल सकते हैं, पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन 44th ने क्या बोला कि आप कब लगा सकते हो, उनने एक नया वर्ड यूज करा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज कैबिनेट। सो अब अगर आपको इमरजेंसी लगाना है, नेशनल इमरजेंसी लगाना है, तो आपको किसकी परमिशन चाहिए, रिटन परमिशन फ्रॉम द कैबिनेट, है ना। क्या जुडिशियल रिव्यू में होती है नेशनल इमरजेंसी, इन यस। इन मिनर्वा मिल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो नेशनल इमरजेंसी लगाते हो आप अंडर आर्टिकल 352, इट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड बाय द जुडिशरी। समझ में आ गया। आगे चलें। फिर हमने क्या देखा था, अगर नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो तो अप्रूवल लाना पड़ेगा। बोले ठीक है, कैबिनेट ने तो लिख के दे दिया, क्योंकि कैबिनेट तो प्राइम मिनिस्टर का छर्रा होती है। उनने सबको बोला लिख के दो, फटाफट जाओ, सब लिख देंगे सटासट, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर उनको क्या करेंगे, प्रेसिडेंट से हटवा देंगे, तो वो तो उनके देखा जाए सब सर्वेंट है। कैबिनेट ने रिटर्न परमिशन दे दी, लेकिन अब हाउस के पास भी जाएगा और हाउस को उसको अप्रूव करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। और अगर 1 महीने में दोनों हाउस ने अप्रूव नहीं किया तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट सीज टू एग्जिस्ट, इमरजेंसी, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, इमरजेंसी सीज टू एग्जिस्ट, इमरजेंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो अप्रूवल लगेगा बाय बोथ द हाउसेस वो कौन सी मेजोरिटी से लगेगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, और वो मेजोरिटी कहां दी हुई है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दी हुई है। समझ में आया। अगर एक बार अप्रूव कर दिया तो इमरजेंसी कितने महीने चलेगी, 6 महीने के लिए चलेगी। क्या उसको और बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में आपको क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल। अच्छा, जब पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पहले अगर एक बार इमरजेंसी लग गई तो कितने महीने में हाउस से अप्रूव कराना पड़ता था, 2 महीने, और उसके बाद बार बार अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी क्या, नहीं। अब जब तक कैबिनेट चाहेगी जब तक इमरजेंसी चलेगी। लेकिन अब ऐसा है क्या, नहीं, 1 महीने में अप्रूव कराओ प्लस हर 6 महीने का एक्सटेंशन दो। समझ में आया। अगर रिवोक करना है तो प्रेसिडेंट रिवोक कर लेंगे कब, जब लोकसभा में 1/10 ऑफ द मेंबर स्पीकर को राइटिंग में देंगे कि इमरजेंसी को अब क्या करो, खत्म। लगाते समय लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं, और हटाते समय सिर्फ कौन है, लोकसभा। दिस इज ऑल्सो द स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इमरजेंसी को। समझ में आ गया, इजी है। फिर हमने किस पे इफेक्ट देखा उसका, सेंटर स्टेट रिलेशन पे।
सेंटर स्टेट रिलेशन पे देखा हमने, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव रिलेशन देखे बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव को क्या दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी मैटर पे कि तुम ये करो तुम वो मत करो, मतलब कंप्लीट कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे किसके ऊपर, स्टेट वालों के ऊपर। मतलब मोदी जी और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने मोहन यादव और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे कंप्लीट कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है, पार्लियामेंट कैन नाउ इवन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट, लेकिन वो लॉस कब खत्म हो जाएंगे, जिस दिन इमरजेंसी खत्म हुई उसके 6 महीने बाद ऑटोमेटिक वो लॉस क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। इसके कारण ये जो लेजिस्लेटिव पावर दी कि दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट ऑल्सो, तो इसके कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट बिकम्स यूनिटरी रेदर देन फेडरल। फाइनेंशियल पावर में भी हम लोगों ने देखा था, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई, रिड्यूस और कैंसल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट्स, है ना। लेकिन ये काम भी प्रेसिडेंट खुद से करेंगे क्या, नहीं, ही हैज टू लेड इट बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इजी था ये। फिर हमने क्या देखा, इफेक्ट्स ऑन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है गजेंद्र, हाँ, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल एक बार में, कितनी भी बार बढ़ाओ लेकिन हर बार सिर्फ कितने साल के लिए बढ़ाओगे, 1 साल के लिए। तो क्या अपने मोहन यादव भी बढ़वा लेंगे स्टेट असेंबली का टेन्योर, नहीं, वो भी कौन बढ़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट में एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबली। हाँ, अगर मान लो वो मैंने बताया था कि आपने 1 साल के लिए बढ़ा दिया, मान लो मई में इलेक्शन होना था, आपने जनवरी में बोला 1 साल के लिए बढ़ गया, सो मई 2024 की जगह लोकसभा कब तक चलेगी, मई 2025 तक। लेकिन अप्रैल मई में ही पता चला इमरजेंसी खत्म हो गई, तो अब 1 साल वेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है। अगले 6 महीने में क्या कराओ, इलेक्शन कराओ, नई गवर्नमेंट को चुन के लाओ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म करना काम नहीं है इमरजेंसी का, उसका पर्पस कुछ दूसरा है। उसका पर्पस है अनफोरसीन सिचुएशन से देश को बचाना, समझ गए। क्योंकि पहले हमारे यहाँ वॉर वगैरह होते रहते थे, है ना। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट होते हैं, तो 2 आर्टिकल हैं, 358 और 359, दैट टॉक्स अबाउट द इंपैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। 358 क्या बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगी है, एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे लगी है, तो 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बोले अगर एक्सटर्नल ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाई तो ऑटोमेटिक कौन सा आर्टिकल इंपोज हो जाएगा, 358 और 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली। बोले राइट ही सस्पेंड हो गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं बचा, मन से कुछ बोल मत देना, राइट टू असेंबली बची नहीं, मन से कहीं इकट्ठे हो मत जाना, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स या यूनियन बचा नहीं, बोले मन से ये सब कर मत लेना। क्यों, क्योंकि वो सस्पेंड हो चुका है, कोर्ट जाना तो भूल जाओ। एक और आर्टिकल है 359, ये क्या बात करता है, अदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है, 20 और 21। ये बोलता है फंडामेंटल राइट्स खत्म नहीं होंगे, बट राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ देयर वायलेशन इज सस्पेंडेड। बोले अब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाते हैं हम, 32, और हाई कोर्ट अंडर 226। चलो ये तो तुम लोगों को याद है, समझ में आया, है ना। आगे क्या लिखा है, आर्म्ड रेबेलियन एक्शन प्रेसिडेंट में स्पेसिफाइड ड्यूरेशन सस्पेंशन, बाकी सब चीजें तुम लोग समझ चुके हो, मैंने ऑलरेडी बता दी है। पहले टाइप की इमरजेंसी समझ में आई सबको, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। अब कौन सी इमरजेंसी स्टार्ट करेंगे, प्रेसिडेंट रूल, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी।